हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर्स की एक सीरीज चलेगी 4-5 लेक्चर की, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा और अपने एंड पर उसको अच्छे से पढ़िएगा थ्योरी, और ढेर सारे क्वेश्चंस भी उसके, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाइएगा। तो बच्चों सबसे पहला सवाल तो उठता है आखिर कैपेसिटर होता क्या है। तो देख, कैपेसिटर जो है वो एक पेयर ऑफ कंडक्टर होता है। कैपेसिटर एक पेयर ऑफ कंडक्टर होता है जहां ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से किसी एक मीडियम से सेपरेटेड होते हैं। ये मीडियम जो बीच में प्रेजेंट होता है इन दो कंडक्टर्स के, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटर is a pair of conductor। ठीक है, is a pair of conductor separated by each other through an insulating medium। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक पेयर ऑफ कंडक्टर है। ये हमारा कंडक्टर 1 है और ये हमारा कंडक्टर 2 है। एक पेयर ऑफ कंडक्टर जो एक दूसरे से कुछ दूरी से सेपरेटेड है और इनके बीच में जो सेपरेशन का रीजन है वहां पर एक इंसुलेटिंग मीडियम हमारा प्रेजेंट होता है। अब चूंकि ये 1 एक कंडक्टर है और 2 एक कंडक्टर है, इसलिए कंडक्टर्स कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज करो कि कंडक्टर 1 जो है वो Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर रहा है और कंडक्टर 2 Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर रहा है। और चार्जेस के साथ एसोसिएटेड एक एनर्जी होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये कंडक्टर, कैपेसिटर के जो कंडक्टर्स हैं, चूंकि ये चार्ज स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कैपेसिटर एक पेयर ऑफ कंडक्टर है जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी से सेपरेटेड होता है, जहां बीच का जो रीजन है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है इसका क्या काम होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो जो कंडक्टर्स हैं ये कुछ चार्जेस स्टोर करते हैं। Q1 चार्ज स्टोर कर रहा है और ये Q2 चार्ज स्टोर कर रहा है। और याद करिए हमने पढ़ा था कि एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एक टर्म हमने इस चैप्टर में डिफाइन किया, वो हमारा पोटेंशियल। तो जो कि यहां पर चार्जेस अलग पोजीशन पर है, यहां पर चार्जेस अलग पोजीशन पर हैं, इसीलिए पहला जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल होगा V1 और दूसरा कंडक्टर जो इसका पोटेंशियल होगा V2। एज ए रिजल्ट इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V कह रहे हैं। दिस V इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो जहां भी आपको V वर्ड यूज किया हो कैपेसिटर के केस में, आप समझ जाएं कि वो पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। कौन से दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों कंडक्टिंग प्लेट जो कैपेसिटर के हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अब हमें एक स्पेशल केस ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। हमें एक स्पेशल केस ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है, और वो स्पेशल केस क्या है कि पहले कंडक्टिंग प्लेट पर अगर चार्ज प्लस Q के बराबर है तो दूसरे कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस Q के बराबर हो। यानी हमें इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, ये हमें पढ़ना है। तो अगर आप नोटिस करें, अगर एक प्लेट के ऊपर प्लस Q और दूसरे के ऊपर माइनस Q चार्ज होगा, तो अगर कैपेसिटर सिस्टम के ऊपर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट चार्ज, तो आप कहोगे यार एक पर प्लस Q है दूसरे पर माइनस Q है, दोनों का नेट 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपको जो सिस्टम पढ़ना है वो एक ऐसा सिस्टम कैपेसिटर का पढ़ना है जहां पर कि नेट चार्ज कैपेसिटर प्लेट के ऊपर 0 हो। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आप नेट चार्ज कैपेसिटर का बताओगे किसी एक कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो नेट चार्ज आपका कैपिटल Q है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है
दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V के बराबर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप यहां पर चार्ज को स्टोर करते चले जाओगे वैसे वैसे जैसे जैसे Q की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप इन केस अगर आपके पास चार्ज कैपेसिटर प्लेट पर Q है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो हमारा V के बराबर है। अगर मैं चार्ज Q को Q से 2Q कर दूं तो उस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल है वो V से इंक्रीज होकर 2V हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि चार्ज को आपने डबल किया और जाहिर सी बात है चार्ज को अगर आप डबल कर दोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डबल होने की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू डबल हो जाएगी। दैट मींस एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज stored on the capacitor plate is directly proportional to the potential difference between the plates। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तब हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है C, जहां C इसे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटी, एक कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है एक चार्ज को होल्ड करने की, ये इसका कैपेसिटेंस है। और हम लोग कैपेसिटेंस C को लिख सकते हैं एज Q अपॉन V। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी? चार्ज की SI यूनिट है कूलम और पोटेंशियल की SI यूनिट है वोल्ट। कूलम पर वोल्ट जिसे हम लोग फैराड कहते हैं। फैराड, F स्टैंड्स फॉर फैराड। ठीक है, F स्टैंड्स फॉर फैराड, नेम्ड आफ्टर द ऑनर ऑफ सर माइकल फैराडे जिन्होंने कैपेसिटेंस को हमें इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो हमारा है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, वो कैपेसिटर का सिंबल हमारा इस तरीके से, ये कैपेसिटर का सिंबल है। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से आपने कर देना है। तो समझ रहे हैं कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक पेयर ऑफ कंडक्टर होता है जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी से सेपरेटेड होते हैं और बीच का जो रीजन है वहां पर एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है? तो इसके जो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर्स अपने ऊपर कुछ चार्जेस स्टोर करते हैं और चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। चार्ज स्टोर करने का मतलब कि आप एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, इस वजह से दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। एज अ रिजल्ट इनके बीच का पोटेंशियल V1 माइनस V2 है। इसे हम लोग V सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें एक स्पेशल केस स्टडी करना है जहां पर कि इस प्लेट के ऊपर अगर प्लस Q चार्ज है तो दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस Q चार्ज, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। एक ऐसा सिस्टम कैपेसिटर का पढ़ना है जिसका नेट चार्ज 0, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो हम नेट चार्ज Q बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V बताएंगे। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग अगर चार्जेस को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको इंक्रीज करते हैं। एज अ रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तब आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी एक कैपेसिटर की क्या कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करके रखने की। और इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा है, जैसे हमने लिखा है C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो इस फॉर्मूले से आपको देखने से लग रहा होगा कि कैपेसिटेंस आपका एक तो Q के ऊपर डिपेंड करता है और एक V के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कैपेसिटेंस ऑल्दो हमने इसे Q और V के टर्म्स में डिफाइन किया है, लेकिन ये Q और V दोनों के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। रादर हम लोग डेरिवेशंस में आगे देखेंगे कैपेसिटेंस हमारा इन दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच का जो मीडियम है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट का क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या दूरी है इनके बीच में, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के टॉपिक पे। एक क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को करके हम लोग एक एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी।
तो एक कैपेसिटर हमारा है C, हमें पता नहीं उसका कैपेसिटेंस क्या है। कह रहा है कि इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो दे रखा है आपको V। ऑलराइट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी? V। तो कह रहा है कि अगर हम एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है उसे एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तब इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर स्मॉल q चार्ज आपका स्टोर हो रहा है। इस स्मॉल q चार्ज की वैल्यू दे रखी है 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C है, उसे हमने एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो जाहिर सी बात है बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर प्लेट क्या करेगा, इसे कंडक्टर चार्ज स्टोर करेंगे, तो इतना चार्ज आपका स्टोर हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगले पार्ट में कि अगर हम लोग पोटेंशियल जो है, इफ पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय, if potential is reduced by 120 वोल्ट, जितना पोटेंशियल था उससे 120 वोल्ट कम कर दे रहे हैं अगर हम पोटेंशियल को, तब जो चार्ज स्टोर्ड है, तब जो चार्ज स्टोर्ड है वो आपका हो जा रहा है 120 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपसे दो पार्ट कह रहे हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड V एंड C, ठीक है, ये V और C जो हमारा पहले केस में, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है कि फाइंड चार्ज स्टोर्ड, फाइंड चार्ज स्टोर्ड Q when potential is increased by, when potential is increased by 120 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसे हमने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, उसे एक V वोल्ट के बैटरी से जब कनेक्ट किया तब उस पर चार्ज इतना स्टोर हो रहा है। अगर इस V वोल्ट के बैटरी में 120 वोल्ट हम कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तब चार्ज 360 माइक्रोकूलम की जगह 160 माइक्रोकूलम ही स्टोर हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन को आपको यूज करके V और C फाइंड करना है। और कह रहा है कि अगर जितना पोटेंशियल है इस केस में उससे 120 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तब कितना चार्ज स्टोर होगा, ये आपने पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बड़ा आसान है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप दो चार ट्राई कर लेंगे क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है और आ भी सकता है आगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस है वो आपका C है और जो वोल्टेज, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका V है और जो चार्ज है वो 360 माइक्रोकूलम है। तो इनको यूज करके हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, लिख सकते हैं ना। तो आपको दे रखा है Q यानी कि 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू C इंटू V। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इफ V इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, यानी कि अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि वोल्टेज कितना हो गया है भाई, पहले कंडीशन में वोल्टेज V था, अब रिड्यूस कर दे रहे हैं 120 वोल्ट से, यानी कि V माइनस 120, ठीक है। तो कह रहा है तब जो चार्ज हमारा स्टोर हो रहा है, तब जो चार्ज हमारा स्टोर हो रहा है वो 120 माइक्रोकूलम है। कितना चार्ज स्टोर हो रहा है आपका? 120 माइक्रोकूलम। अब जाहिर सी बात है कि ये जो चार्ज आपका स्टोर होगा और जो वोल्टेज है उससे कैपेसिटेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कैपेसिटेंस है आपका वो तो C ही रहना चाहिए ना, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि ये V और C पर डिपेंड नहीं करता है।
तो यहां पर जो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर Q है 120 माइक्रोकूलम, इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। ये हो जाएगा इक्वल्स टू C इंटू V माइनस 120, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। एक तो हमारा इक्वेशन है 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C इंटू V, एक हमारा है 120 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C इंटू V माइनस 120, दोनों का रेशियो ले लीजिए, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कट जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, C से C कट गया, इसका मतलब आपका क्या आ गया, V अपॉन V माइनस 120 इज इक्वल टू 3, तो V हमारा कितना हो जाएगा 3V माइनस 120 इंटू 3 यानी कि 360, इस 3V को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा माइनस 3V और 2V यानी माइनस 2V इज इक्वल टू माइनस 360, यानी कि यहां से आपके V की वैल्यू आ रही है 180 वोल्ट, है ना। V की वैल्यू कितनी है 180 वोल्ट। अब अगर V की वैल्यू 180 वोल्ट है तो इस फॉर्मूले में V अगर पुट कर दें तो C हमारा क्या होगा 360 माइक्रोकूलम अपॉन 180 वोल्ट, यानी C जो है वो आपका आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम पर वोल्ट, क्या होता है फैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो एक तो ये वोल्ट V निकल कर आ गया और एक C निकल कर आ गया, है ना। पहले हमने ये स्टेप किया, फिर हमने ये किया, उसके बाद फिर ये हमारा तीसरा था, ये हमारा चौथा था और ये हमारा पांचवा है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम V को इंक्रीज कर देते हैं बाय 120 वोल्ट, यानी वोल्टेज अब क्या होता है V प्लस 120, और V की वैल्यू आपको पता है 180, तो 180 प्लस 120 यानी कि 300 वोल्ट अगर वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस तो आपका वही सेम रहेगा 2 माइक्रोफैराड, तो अब कितना Q होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आपने पता है Q कितना होता है C इंटू V, C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड यानी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 फैराड इंटू V हमारा है 300 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलम, यानी Q कितना आ गया 600 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। बड़ा सिंपल था, दोनों कंडीशन को हमने यूज किया, सॉल्व किया, C और V की वैल्यू निकाली और आखिरी कंडीशन में पुट करके एक आंसर निकाल लिया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम लोग कैपेसिटर की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें दो टाइप से कैपेसिटर पढ़ने हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और इन दोनों जगह हम लोग जो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का डिराइव करेंगे वहां पर मैं आपको शो करूंगा कि कैपेसिटेंस एक्चुअली में Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट कंसिस्ट करता है। देखिए ये एक कंडक्टिंग प्लेट है और ये एक दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो कंडक्टिंग प्लेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल ए है और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। और हम एक ऐसा कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं जहां पर कि एरिया, इन दोनों प्लेट का जो एरिया है वो इनके बीच के का जो सेपरेशन है डी, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। यानी हमने कंसीडर किया है दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स जिसका एरिया कैपिटल ए है ईच और जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। और कंडीशन कुछ ऐसा है कि ये जो एरिया है प्लेट का वो बहुत बड़ा है,
जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का उसके स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। और ये जो प्लेट है इसके एक प्लेट के ऊपर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और दूसरे प्लेट के ऊपर थ्रू आउट नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ इस तरीके से कि इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका है प्लस सिग्मा और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। क्लियर है? तो ये जो कैपेसिटर प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पूरे ये प्लेट को हमने जहां भी रखा है उसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2 और ये है रीजन 3। ठीक है, आप समझिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक पेयर ऑफ पैरेलल कंडक्टर कंसिस्ट करता है जहां दोनों कंडक्टर का एरिया कैपिटल ए है और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। और हमने एक स्पेशल केस कंसीडर किया है कि ये जो एरिया है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इन दोनों प्लेट के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यानी चार्ज को स्टोर कर रखा है कुछ इस तरीके से कि पहले प्लेट के ऊपर थ्रू आउट जो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस स्टोर्ड हैं, नीचे वाले प्लेट के ऊपर थ्रू आउट नेगेटिव चार्जेस स्टोर्ड हैं कुछ इस तरीके से कि ऊपर वाले प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और नीचे वाले प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। जिस रीजन में हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रखा है उस रीजन को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस प्लेट के ऊपर वाला रीजन 1, नीचे वाला रीजन 2 और बीच वाला रीजन 3। इन तीनों रीजन्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट। ये प्लेट एक तरीके से शीट है, एक बहुत बड़ा सा प्लेन शीट है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में इसे मैं E1 लिख रहा हूं। देखिए पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। मैं सिर्फ अभी रीजन 1 में दिखा रहा हूं। ये जो प्लेट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से है और ये जो नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट की वजह से ऊपर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और चूंकि ये दोनों प्लेट्स बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के, इसीलिए इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग आपका सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो चार्ज के ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। दूसरा डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा बहुत छोटा है इसलिए दोनों प्लेट बहुत करीब प्रेजेंट हैं एक दूसरे के। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप दूरी देखें इस प्लेट से और इस प्लेट से लगभग सेम होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। जब सेम डिस्टेंस है तो एक तो यहां पर पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड ऊपर की तरफ और नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड नीचे की तरफ, और दोनों फील्ड लगभग इक्वल एंड अपोजिट हैं। इसलिए पहले वाले की वजह से फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, और दूसरे वाले प्लेट की वजह से माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका 0। व्हाट विल बी द नेट? नेट विल बिकम इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा रीजन 1। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इन रीजन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, ये हमारा कितना हो जाएगा भाई? रीजन 2 में पॉजिटिव प्लेट की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। यहां भी इक्वल एंड अपोजिट है, यहां भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि 0 के बराबर होगा। तो रीजन 1 और रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा 0 के बराबर है। व्हाट अबाउट रीजन 3? इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? देखिए रीजन 3 में यानी बीच वाले रीजन में पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, इस प्लेट से बाहर की तरफ, और नेगेटिव प्लेट की वजह से अंदर की तरफ, यानी दोनों डायरेक्शन सेम है ना। नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जा रहा है और नेगेटिव के नजदीक आ रहा है, तो आउटवर्ड पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका रीजन 3 में, ये आपका हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, है ना। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है Q बाई ए, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल इन रीजन 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी हम सिर्फ रीजन 3 में ही देखेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू वी बाई डी होता है। तो V क्या हो जाएगा? E इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और तीसरा हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा भैया? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को हम लोग C सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है इक्वल्स टू Q बाई V, यानी कि Q डिवाइडेड बाई V की जगह QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कट गया, कैपेसिटेंस जो है आपका वो एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेज दें तो ये आ गया इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। अब यहां से नोटिस कीजिए ये कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट ये मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है ए के ऊपर और डी के ऊपर, एरिया और डिस्टेंस यानी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं क्यू और वी आपका फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और कैसे डिराइव किया, कैसे आता है, ये आपको आना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है आपका जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है उस पे बेस्ड। उसका एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है वो आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन D, वो दे रखा है 2 mm, 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर सेपरेशन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का। तो आपसे कह रहा है फाइंड आउट करने को चार्ज ऑन कैपेसिटर। पहले तो ये पार्ट करिए इसका। ठीक है, पहला पार्ट है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया आपको गिवन है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, और उस प्लेट को चार्ज करने के लिए जाहिर सी बात है हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो कितना चार्ज आपको है वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें बच्चों? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। यही फॉर्मूला है ना। V आपको गिवन है 12 वोल्ट, अगर C आपको पता चल जाए तो आंसर निकल कर आ जाएगा। C क्या है? कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैसा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। A की वैल्यू है 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई D की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, है ना। तो ये आपका हो गया 10 रेज टू द पावर -1, और 2 को इससे कट करिए तो ये आपका हो जाएगा 4.42,
यानी कैपेसिटेंस जो आपका निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 442 इंटू 25 करिए 25 2 जा 50 का 0 कैरी ओवर 5 25 4 जा 100 और 5 105 कैरी ओवर 10 25 4 जा 100 और 110 ठीक है ये आपका आगे इतना इंटू 10 रेज टू द पावर -30 ठीक है तो इसमें -12 भी लिखते हैं और एक 10 -1 है उससे भी डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर ये डेसिमल इधर आ जाएगा यानी कैपेसिटेंस आपका आ गया लगभग 11 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 फैराड ठीक है अब आपसे कह रहा है कि आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है C इंटू V C की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय V की वैल्यू है 12 तो 11 इंटू 12 होता है 132 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम इतना चार्ज जो है वो इसके ऊपर स्टोर हो रहा है ठीक है बच्चों सो द चार्ज स्टोर्ड ये आपका निकलकर आ गया अब इसके बाद सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है बच्चों कह रहा है इफ प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 mm यानी कि प्लेट का सेपरेशन जो है पहले कितना था पहले था 2 mm और अब कह रहा है कि अब प्लेट सेपरेशन पहले 2 mm था उससे हम 1 mm कम कर दे रहे हैं यानी कि अब कितना हो गया 1 mm यानी d की वैल्यू कितनी गिवन है अब 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर ठीक है इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 mm what extra charge is given to the battery given by the battery to the positive plate तो एरिया तो हमारा उतना ही रहेगा एरिया में तो कोई चेंज नहीं कहा है करने को 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर ठीक है अब कह रहे हैं वोल्टेज भी वही है उसमें भी कोई चेंज नहीं है 12 वोल्ट अब कितना चार्ज हम दे रहे हैं ये हमें फाइंड करना है अब आपको जो नया चार्ज है Q डैश वो आपको फाइंड करना है कि बैटरी से अब कितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट को मिल रहा है तो कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला हमारा कितना होगा अब जरा देखते हैं कैपेसिटेंस हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये हो जाएगा 8.85 ठीक है बच्चों इंटू 10 रेज टू -12 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय अब सेपरेशन है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 हाफ हो गया तो चूंकि ये सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैपेसिटेंस जो डबल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 फैराड ठीक है तो Q आपका कितना आ जाना चाहिए अब जो नया चार्ज है Q डैश वो आपका हो जाएगा C डैश इंटू V ठीक है तो ये हमारा आ गया इक्वल्स टू 264 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है इसको भाई जो एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है वो क्या हो जाएगा जो फाइनल चार्ज है माइनस इनिशियल चार्ज यानी 264 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 माइनस 132 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 अगर हम 10 रेज टू द पावर -12 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 264 माइनस 132 यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको मिल रहा है वो आपका हो जाएगा 132 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 यही फाइंड करना था आपको इसको नोट कर ले बच्चों चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर और दूसरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर
यानी कि 500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, यानी कि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, चार्ज Q1 Q2 सेम है और पोटेंशियल V1 V2 सेम है। ठीक है, तो चार्ज को अगर आप पोटेंशियल से डिवाइड करते हो क्या आता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, यानी Q1 by V1 और Q2 by V2 अगर दोनों सेम हैं तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस C1 और कैपेसिटेंस C2 दोनों हमारा सेम होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जहां पहले प्लेट का एरिया और दूसरे प्लेट का एरिया आपको गिवन है और मेंशन कर रहे हैं कि चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे सेम है। तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे सेम है तो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। अगर चार्ज और पोटेंशियल सेम है यानी उसका रेशियो भी सेम होगा, यानी कि कैपेसिटेंस जो है आपको वो सेम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि अगर पहले कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की दूरी 0.5 mm है, 0.5 mm यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर है, तो दूसरे प्लेट के बीच में क्या डिस्टेंस है ये आपने पता लगाना है। ठीक है, ये समझिए, मैं क्वेश्चन फिर से आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया गिवन है। ठीक है, पहले प्लेट का डिस्टेंस गिवन है, दूसरे प्लेट का डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। ठीक है, पहले कैपेसिटर का डिस्टेंस गिवन है, दूसरे का निकालने को बोल रहा है। कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों प्लेट का चार्ज और पोटेंशियल सेम यानी कैपेसिटेंस सेम है। तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब C1 और C2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, C1 और C2 दोनों एक दूसरे के, C1 क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1 और C2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, आपको निकालना क्या है D2, तो यहां से D2 आप क्या लिखेंगे, D2 को इधर भेज दीजिए, तो A2 आपका पहले से इस साइड है, A1 इधर आकर A1 डिवीजन में हो जाएगा, D1 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 500 इंटू 10⁻⁻⁴, A1 की है 100 इंटू 10⁻⁻⁴ और D1 की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁻। ये कट गया, ये कितना बचा 5 इंटू 0.5 यानी ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। D2 आपका कितना आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ये D2 तो आपको फाइंड करना था, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम लोग अगले टाइप का कैपेसिटर देखेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, अभी फिलहाल ये जो कंडीशन हमने पढ़ा है उसमें जो बीच का जो मीडियम है वो हमारा वैक्यूम था, या आप एयर भी मान सकते हैं। वैक्यूम और एयर दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 1 के बराबर है, तो इसीलिए वैक्यूम या एयर हमने अभी माना है। जब हम लोग अभी इसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ेंगे। जब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ लेंगे उसके बाद यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम फिर से लेकर आएंगे और वहां पर हम लोग जो बीच का रीजन है वहां पर मीडियम को बदलेंगे। कभी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, कभी कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे और तब हम लोग कैपेसिटेंस वहां पर देखेंगे। लेकिन आप अभी फिलहाल यहां तक की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें। तो बच्चों हम सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, जहां एक छोटा स्फीयर होता है जिसका रेडियस हम कहते हैं स्मॉल a के बराबर है। ठीक है, जहां एक छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल a के बराबर है। ठीक है, और एक बड़ा स्फीयर होता है जिसका रेडियस स्मॉल b के बराबर है। ठीक है, तो क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ
स्फेरिकल कंडक्टर, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या कंसिस्ट करता है, एक पेयर ऑफ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, छोटे वाले कंडक्टर का स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस a और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस b, दोनों का सेंटर o है, कॉन्सेंट्रिक है। जो अंदर वाला स्फीयर है, ठीक है, छोटा वाला स्फीयर, इसके ऊपर थ्रू आउट नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर थ्रू आउट नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बड़े वाले स्फीयर के ऊपर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बड़े वाले स्फीयर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके अंदर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि छोटे वाले स्फीयर पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ये बाहर वाले स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो खींचने की वजह से ये अंदर वाले सरफेस पर आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग अंदर के रीजन, अगर मैं इसे रीजन 1 कह दूं, बाहर वाले को रीजन 2 कह दूं और बीच वाले को रीजन 3 कह दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, सॉरी हाँ, रीजन 1 में चूंकि अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। ये रीजन 2 यानी दोनों कंडक्टिंग प्लेट जो कैपेसिटर है उसके बाहर के रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। क्यों? कहीं भी अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये गॉसियन सरफेस पर बैठकर अगर आप अंदर देखेंगे तो नेट चार्ज कितना है, देखिए जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर अगर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो बाहर से बैठकर देखेंगे तो नेट चार्ज 0 होगा, फिर से फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम रीजन 3 में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, तो थर्ड रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम द पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए हम जानते हैं, तो जानना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्लक्स जो हमारा है थर्ड रीजन में वो होगा इक्वल्स टू E डॉट ds, यानी कि E इंटू जो भी इसका रेस्पेक्टिव, चलिए E डॉट ds से हम लोग करते हैं, E डॉट ds हमारा होगा इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, होगा ना। और ds आपका यहां पर क्या होगा, ds जो है वो इसका एरिया है, जो भी ये रेडियस जिस पॉइंट पर भी आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करें इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी अगर स्मॉल r है तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये O से लेकर P तक जो आपने पॉइंट ड्रॉ किया, आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना, ये गॉसियन सरफेस तो आपका स्फेरिकल होगा, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में है और ds भी रेडियल डायरेक्शन में है, ये आपका q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। दैट मींस यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल जहां अंदर वाले का रेडियस स्मॉल a है और बाहर वाले का रेडियस स्मॉल b है, अंदर वाले रेडियस पर थ्रू आउट नेगेटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पे है, बाहर वाले के इनर सरफेस पर थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस है। तो अंदर वाले स्फीयर के अंदर के रीजन में जो कि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, सारे चार्जेस तो बाहर सरफेस पे हैं, इसलिए इस रीजन में गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। सबसे बाहर वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो इसके लिए नेट चार्ज तो इन दोनों कंडक्टिंग, अगर आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करेंगे ना, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू चार्ज है, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर भी फ्लक्स आपका 0 होगा। थर्ड रीजन जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले प्लेट पॉजिटिव चार्ज से अंदर वाले प्लेट नेगेटिव चार्ज की तरफ, बाहर वाले स्फीयर से अंदर वाले स्फीयर की तरफ होगा, ये आपका E डॉट ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स हो जाएगा। अब सपोज करो कि P पॉइंट जो कि सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है और यहां जो r है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, ये वाला कंडीशन है। तो इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, तो भाई एक गॉसियन सरफेस बना दिया,
अब इस गॉसियन सरफेस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल इनवर्ड है, ds भी आपका रेडियल डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच का एंगल आपका cos थीटा हट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल कर आ गया थर्ड रीजन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया। अब r आपका कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच के रीजन में होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। ई क्या होता है? डीवी बाई डी आर, तो v क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर, एक माइनस साइन भी हमारा आता है, याद है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें थ्रू आउट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है भाई? a रेडियस से लेकर b रेडियस तक इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है और dr जो है वो आपका बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। डॉट का मतलब हो जाएगा cos 180 -1, एक माइनस पहले से है, दोनों हटकर हो जाएगा e into dr, और ये a से लेकर b तक। e की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर into dr, है ना। ये a से b तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या बाहर आ जाएगा हमारा, बताइए। ये तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब पोटेंशियल निकालना है, तो q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा, और आपका इंटीग्रल में है 1 by r स्क्वायर को लिख सकते हैं r रेज टू द पावर -2 into dr from a to b। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 1 by r from a to b। इस वैल्यू को पुट करिए और पुट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों। आप खुद से एक बार ट्राई करें इसको। किया? खुद से ट्राई किया? देखिए, एक गड़बड़ हो गया, ये r टू द पावर -2 है ना, तो ये -1 by r होगा। ठीक है, r टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो एक माइनस साइन आएगा। अब जरा पुट करते हैं तो यहां से पोटेंशियल जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये पहले b पुट करेंगे तो -1 by b हो जाएगा, -1/b। ठीक है, और फिर एक माइनस साइन आएगा, और उसके बाद फिर a पुट करेंगे तो -1 by a, तो माइनस पहले से था और एक और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस +1 by a हो जाएगा। ठीक है, ये आप 12th में आ गए, इतना आप समझते हैं। ये पोटेंशियल आपका निकल कर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया, ये पोटेंशियल आपका निकल कर आया। तब इसकी वजह से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q by V, यानी कि ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 by a - 1 by b क्या हो जाएगा? मैं देखिए, एलसीएम हो गया ab, और ये हो जाएगा b - a। Q से Q कट गया। कैपेसिटेंस जो हमारा है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये AB भी ऊपर चला जाएगा, AB अपॉन B माइनस। ये आपका कैपेसिटेंस निकल कर आ गया, किसका? स्फेरिकल कैपेसिटर का। क्लियर है बच्चों? ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। रीजन 1 और रीजन 2 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, तो कैपेसिटेंस तो यहां से निकलने का सवाल नहीं है। रीजन 2 में आपने फ्लक्स के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाला, और फिर कैपेसिटेंस निकाल लिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें मेरे साथ।
a sphere of radius 0.03 meter is put inside a hollow sphere of radius 0.05 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि इफ inner sphere is at potential 1500 volt and outer sphere is earthed। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर। फाइंड कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 0.03 है, उसे हमने एक 0.05 रेडियस के स्फीयर के अंदर पुट कर रखा है। यानी कि एक ऐसे कोई स्फीयर होगा और इसके अंदर एक स्फीयर हमने पुट कर रखा है। अंदर वाले का रेडियस है 0.03 मीटर और बड़े वाले का रेडियस है 0.05 मीटर। तो अंदर वाले रेडियस को हम लोग a मानते हैं 0.03 मीटर और बाहर वाले रेडियस को b मानते हैं 0.05 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो इनर स्फीयर है उसका पोटेंशियल आपका है 1500 वोल्ट। ठीक है, ये अंदर वाले का है और बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया, इसका पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। तो इनर माइनस आउटर, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1500 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहे हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का स्फेरिकल इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, ये हमने फाइंड किया था ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, इंटू ए इंटू बी, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.03, यानी इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 और बी की वैल्यू है 0.05 यानी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 माइनस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया। ऑलराइट, तो एक 10 रेज टू पावर माइनस 2 तो कट जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 3 से ये कट होकर हो गया आपका 3। ठीक है, तो ऊपर हमारा बचा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 3 जा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ये हमारा हो गया 5/6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11, यानी कि ये आपका हो जाएगा कुछ 0.83 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 फैराड। इतना हमारा कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको एक तो चार्ज भी फाइंड करना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.83 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11। V हमारा है 1500। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा, 2 0 आ जाएगा, ये 2 0 इससे कट गया। अब 83 इंटू 15 कर लीजिए, 83 इंटू 15, 5 3 जा 15, कैरी और 1, 5 8 जा 40, 41 और फिर ये हो गया आपका 83
5 4 12, तो ये हो गया 1 2 4 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11। ठीक है, इसे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.245 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 कूलम। इतना चार्ज आपका इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आपने नोट कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कैपेसिटर में एक और नए टॉपिक के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तब तक आप यहां तक के जो टॉपिक हमने किए हैं, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के टाइप्स में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, अभी तक क्वेश्चंस कर लिए हमने, सब पे बेस्ड एक एक दो दो। तो आप थोड़ा सा अपने एंड से और क्वेश्चंस ट्राई करके और अगले लेक्चर को अटेंड करिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से पढ़ाई जरूर करिएगा, स्किप मत करिएगा। बाय।